नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। सबसे पहले वो आपको बता देते हैं, आदित्यनाथ विभिन्न विभागों की करेंगे बैठक। शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक भी होगी। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। एटीएस और एसटीएफ इंटेलिजेंस की प्रस्तुतिकरण बैठक है। शाम 6 बजे 5 कालिदास मार्ग में ये बैठक रहने वाली है। तो लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर रहने वाला है, जहां प्रदेश के मुखिया तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठते हुए नजर आएंगे। तो लगातार सुबह 10:30 बजे से इन बैठकों की शुरुआत होगी। तो वही तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ भी वार्ता करते हुए और प्रेजेंटेशन ये बैठक रहने वाली है। तो विभिन्न विभागों की करेंगे बैठक। तो शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ बैठकों का दौर रहने वाला है और देखिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठते हुए नजर आएंगे। इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण रह सकता है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम लगे, जिसमें पहला कार्यक्रम है, बैठक है, वो है शिक्षा आयोग की का प्रस्तुतिकरण देखेंगे, जो लोक भवन में 10:30 बजे होगी। इस दौरान कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा नीति है उसको उत्तर प्रदेश अपना रहा है, तो उसके बाद इसका गठन किया गया। तो अब इसका प्रस्तुतिकरण होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही साथ एक ही छत के नीचे सारे विभाग को किस तरीके से लाए जाएंगे, तमाम बिंदुओं को लेकर के मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि शिक्षा को लेकर के वो सजगता दिखा रही है, शिक्षा को लेकर के वो बेहतर काम करना चाह रही है, स्मार्ट स्कूल्स, स्मार्ट क्लासेस बनाना चाह रही है और उसको लेकर के प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि तमाम उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है, उनको कहीं ना कहीं शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शिक्षा आयोग है उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि इस जो आयोग होगा उसके अंतर्गत शिक्षा माध्यमिक और बेसिक उच्च शिक्षा तीनों विभाग आएंगे और जो भी प्रक्रियाएं होंगी, जो भी चीजें होंगी वो आयोग तय करेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज उसका प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के सामने होगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आयोग से विजन पूछेंगे कि आखिर उसका विजन क्या है, आने वाले 1-2 साल की उसकी कार्य योजना क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कहते रहते हैं कि 6-6 महीने की कार्य योजना बनाई जाए किसी भी काम को लेकर के, और 6 महीना जब बीत जाए तो उसका बाकायदा उसका समीक्षा की जाए कि आखिर कार्य योजना कितना सफल रही है। तो निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री जब समीक्षा प्रस्तुतिकरण देखेंगे तो इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शाम को एक और बैठक, समीक्षा बैठक होने के तरीके से है, जिसमें एटीएस, एसटीएफ और साथ ही साथ इंटेलिजेंस है उसका प्रस्तुतिकरण होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस पिछले अगर 5 सालों में देखा जाए तो पहले कहा जाता था कि अगर आप इंटेलिजेंस में जा रहे हैं या फिर एसटीएफ में जा रहे हैं या एटीएस में जा रहे हैं, खासतौर पर एटीएस को कहा जाता था कि आपको एक दंड दिया गया। लेकिन पिछले 5 सालों में इन विभागों में इन पर इतना ज्यादा काम किया गया कि आज लोग शौक से जाना चाहते हैं और कहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी के साथ में सुविधाएं दी जा रही हैं, साथ ही साथ फ्रंट लाइन पे इनको रखा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी सुविधाएं किस तरीके से और हाईटेक की जाए। अभी हाल ही में देखा गया कि तमाम जगहों पर सुरक्षा को लेकर के एसटीएफ और एटीएस तक को तैनात किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, जानेंगे कि कितनी ताकतवर उत्तर प्रदेश की एटीएस है, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ है, इंटेलिजेंस विंग जो है वो कितनी एक्टिव है, इनकी एक तरीके से समीक्षा करेंगे। प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन के दौरान कहीं ना कहीं नई चीजों पर चर्चा होगी, हाईटेक कैसे व्यवस्थाएं की जाए इस पर चर्चा होगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है जितना भी एसटीएफ और एटीएस अगर जितना हाईटेक होगी, अपराधी और आतंकवादी उतने परेशान होंगे। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कुछ पिछले साल ही कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत तमाम जगहों से एटीएस ने बड़ी छापेमारी की थी और दौरान एक बड़ा गिरोह आतंकवादियों का पकड़ा गया था, जो उत्तर प्रदेश समेत देश में आतंक मचाना चाह रहा था। कहीं ना कहीं ये जो नई तकनीक है एटीएस की, एसटीएफ की, उसके सहारे कहीं ना कहीं आज बड़े खुलासे कर पा रही है। एसटीएफ को देखिए आप, एसटीएफ लगातार नित नए खुलासे करती है। तमाम चाहे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पहले होता था कि एग्जाम होते थे, पेपर आउट होते थे और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती थी। लेकिन अब एसटीएफ की टेक्निक इतनी हाईटेक हो चुकी है कि पेपर आउट होने से, पेपर होने से पहले ही जो लोग होते हैं, जो इसके गुनहगार होते हैं, उन तक पहुंच जाती है, जिससे जो छात्र होता है, एग्जाम देता है, उसको कितनी
राहत मिलती होगी, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल होता है, फिर प्रिपरेशन तैयारी करनी होती है, फिर 2 से 4 महीने का समय लगता, कहीं ना कहीं उसमें मानसिक दबाव बनता था। लेकिन ऐसे में अब एसटीएफ एटीएस बेहतर काम करिए। इंटेलिजेंस विंग है, जो पहले देखा जाता था कि अपनी जो सूचनाएं थी वो नहीं बेहतर मुहैया करा पाती थी, क्योंकि सरकार का उतना सहयोग नहीं उनको मिलता था। बिना सरकार के सहयोग के इंटेलिजेंस विंग होती वो भी धराशायी होती। आज उनको हाईटेक उपकरण दिए जा रहे हैं, उनको जो सुविधाएं चाहिए वो दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आज जब प्रस्तुतिकरण होगा तो आगे आने वाले समय में क्या कुछ नया कर सकते हैं, क्या कुछ नया होना चाहिए, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गैंगस्टर दीपक का बॉक्सर मैक्सिको से गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एफबीआई की मदद से ये गिरफ्तारी की है। 5 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर है दीपक बॉक्सर, और 1200 करोड़ रुपए के काले धन का खुलेगा राज। स्पेशल सेल की टीम उसे भारत लेकर आ रही है। तो सोनीपत गन्नौर का रहने वाला है दीपक बॉक्सर। तो दिल्ली से 2 लाख, हरियाणा में 2 लाख का इनाम है। तो यूपी पुलिस से 1 लाख का इनाम था। तीनों राज्यों में 15 से अधिक मामलों में वांछित था। और देखिए अब गिरफ्तारी हुई है, मैक्सिको से ये गिरफ्तारी हुई है, एफबीआई की मदद से ये गिरफ्तारी की गई है। तो सोनीपत गन्नौर का रहने वाला है दीपक बॉक्सर, जो मैक्सिको में अभी मौजूद था। तो दिल्ली में 2 लाख, हरियाणा में 2 लाख का इनाम है। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 1 लाख का इनाम घोषित था। तो तीनों ही राज्यों में वांछित था ये आरोपी। तीनों राज्यों में 15 से अधिक मामलों में वांछित था। तो गैंगस्टर दीपक बॉक्सर मैक्सिको से गिरफ्तार। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है मैक्सिको से, क्या जानकारी पूरी मिल पा रही है इस गिरफ्तारी को लेकर? पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेश जाकर दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा अंजाम दिया हो इस पूरी घटनाक्रम को। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी सोर्सेस के हवाले से जो खबर मिल रही है वो यही मिल रही है कि दिल्ली पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी कहीं न कहीं मिली है, क्योंकि देश से फरार हुए टॉप गैंगस्टर की बात करें दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने एफबीआई की मदद से मैक्सिको के पास से अपने हिरासत में ले लिया है। और अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने देश से बाहर जाकर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा है। इसके साथ ही ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बॉक्सर को 1 से 2 दिन में भारत भी लाया जा सकता है, क्योंकि इस बॉक्सर की अगर हम बात करें, इस गैंगस्टर की बात करें तो इस पर लाइस इलाके में हुई बिल्डर की हत्या में भी ये वांछित था। इसके अलावा दीपक की सिविल लाइंस में बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या में मामले में तलाश थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कहीं न कहीं एफबीआई की मदद से कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस की यही कोशिश है कि जो टॉप गैंगस्टर हैं उनको किसी भी तरीके से पकड़ा जा सके, और जिन पर खासतौर पे काफी गंभीर जो आरोप लगाए हैं उनको पकड़ा जा सके। आपको ये भी बता दें कि दीपक बॉक्सर ने मुरादाबाद से रवि अंटिल के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया था, और कोलकाता से फ्लाइट पकड़कर 29 जनवरी 2023 को मैक्सिको फरार हो गया था। तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। जो टॉप गैंगस्टर है दीपक बॉक्सर, उसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफबीआई की मदद से अभी की जो जानकारी मिल रही है मैक्सिको के पास से हिरासत में ले लिया है। पीयूष, इसके साथ ही साथ जब बताया जा रहा है कि जल्द ही भारत लेकर आएंगे, इसके साथ क्या बहुत सारे खुलासे भी हो सकते हैं इस दौरान पूछताछ में? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इसका इतिहास रहा है, जिस तरीके से ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में सम्मिलित रहा है, तो निश्चित रूप से क्योंकि इस पर अलग अलग जो मामले हैं वो दर्ज हैं, और कई गंभीर जो मामले हैं वो दर्ज है, क्योंकि 2018 में उसके गैंग पर मोकोबा के तहत भी कार्रवाई हुई। इसके बाद से वो कहीं न कहीं फरार चल रहा था, उसके बाद वो लगातार जो अपराध है वो करता रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर का बताया जाता है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया उस जानकारी को देने के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात प्रयागराज की करेंगे, जहां पर माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई का मामला सीजीएम कोर्ट में आज होगी मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई। अतीक की पत्नी शाइस्ता की ओर से दाखिल की गई है याचिका। तो नाबालिग बेटे एज़म और अबान की रिहाई की लगाई गई है गुहार। पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगा है। राजरूपपुर के बाल सुधार गृह में रखे गए हैं दोनों बेटे। तो नाबालिग बेटे अजहम और आबान की रिहाई को लेकर ये याचिका डाली गई है। पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया है और लगातार देखिए ये सवाल पुलिस पर खड़े किए जा रहे थे कि दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है और लगातार उनकी रिहाई की मांग की जा रही थी। तो माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई पर आज सुनवाई है सीजीएम कोर्ट में। आज होगी पूरे मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार देखिए अतीक के जिस तरह से दोनों बेटे नाबालिग हैं उसका जिक्र शुरू से ही किया जा रहा था और लगातार आरोप भी लगाए जा रहे थे पुलिस पर कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है वो नाबालिग है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए शाइस्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पर एक महत्वपूर्ण आज ये पूरी सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से इनके दोनों बेटे एज़म और आबान जो नाबालिग हैं उनको शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने अवैध तरीके से इनको कहीं छुपा दिया है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से इस पूरे परिवार को कहीं न कहीं एक अंदर से डर सता रहा था कि चाहे वो अतीक अहमद को लेकर हो, चाहे वो अशरफ को लेकर हो, चाहे इनके परिवार के दूसरे बच्चे इनको, जिसको चलते पुलिस ने बाद में इनको बताया था कि इनके दोनों बेटों को बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। लेकिन जब शाइस्ता परवीन वहां पहुंचती हैं तो वहां इनके दोनों बच्चे नहीं मिलते हैं। ऐसे में इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लगातार पिछले 2 हफ्तों से ये सुनवाई हो नहीं पा रही थी। लेकिन आज सुनवाई की तारीख है जो दोपहर बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में जहां पर ये पूरा मामला है उसके जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको बुलाकर पूछताछ करेगा। वो आज पहले भी पूछताछ कर चुका है और आज जब दोपहर के बाद सुनवाई होगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इनके दोनों बच्चे एज़म और आबान कहाँ हैं। फिलहाल शाइस्ता परवीन की तरफ से ये सीजीएम कोर्ट में ये अर्जी दी गई थी जिस पर आज दोपहर के बाद सुनवाई होने की बात कही जा रही है। जी, इसके साथ ही विवेक, का इस सुनवाई के दौरान कई चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला भी आ सकता है और इसके साथ ही पुलिस विभाग की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जा सकती है? जी बिल्कुल, पुलिस का रुख स्पष्ट है। पुलिस का कहना है कि इनके दोनों बच्चे बाल सुधार गृह में रखे गए हैं जो प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में ही है। लेकिन शाइस्ता की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है कि उनके बच्चों से उनको मिलने नहीं जा रहा। तो ऐसे में स्थिति थोड़ा संदेहास्पद हो जाती है और इनका परिवार थोड़ा सा परेशान है कि आखिर इनके दोनों बच्चे कहाँ गए। अब पुलिस ने जो धूमनगंज के थाना प्रभारी है उन सबसे तलब किया है कोर्ट में और आज जब कोर्ट में तलब होंगे तो सारी स्थिति को स्पष्ट करेंगे और वो बताएंगे कि आखिर किन हालात में इनके दोनों बच्चों को रखा गया है, क्यों रखा गया है और परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया गया। ये सारी बातें जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी उसके बाद ये सारी बातें निकलकर स्पष्ट हो पाएंगी। जी ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह हुए अलग। लखनऊ अपर प्रधान न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। पिछले साल दाखिल हुआ था फैमिली कोर्ट में विवाद तो पारिवारिक न्यायालय ने तलाक पर मंजूरी दे दी है। 22 साल बाद अलग हुए हैं स्वाति सिंह और मंत्री दयाशंकर। तो लखनऊ अपर प्रधान न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। पिछले साल दाखिल हुआ था फैमिली कोर्ट में यह पूरा वाद, जिसके बाद यह फैसला आया है जहां पर पारिवारिक न्यायालय ने तलाक को मंजूरी दे दी है। 22 साल बाद अलग हुए हैं स्वाति सिंह और मंत्री दयाशंकर। तो पिछले साल दाखिल हुआ था फैमिली कोर्ट में विवाद, जिसके बाद पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मंजूरी दे दी है और 22 साल बाद अलग हुए हैं स्वाति सिंह और मंत्री दयाशंकर। तो मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह अलग हो गए।
और अब खबर वाराणसी से है, जहां बीएचयू के 2 छात्रावासों में जमकर पथराव हुआ है। रात में छात्र गुटों में हुई है मारपीट और तोड़फोड़। एलबीएस और ब्रजनाथ छात्रावास के छात्र गुटों में यह पथराव देखने को मिला। ब्रजनाथ छात्रावास में घुसकर अज्ञात छात्रों ने की तोड़फोड़। रात के अंधेरे में मुंह बांधकर आए थे ये उपद्रवी छात्र। तो छात्रावास के बाहर खड़ी गाड़ियों को बनाया गया निशाना। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को करवाया शांत। बीएचयू में हुए मारपीट की घटना से फिर माहौल गर्म हुआ है। तो रात के अंधेरे में मुंह बांधकर उपद्रवी छात्र पहुंचे और छात्रावास के बाहर खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और छात्रों को शांत करवाया। तो मारपीट की घटना से फिर माहौल गर्म हो गया है। बीएचयू में हुए मारपीट का मामला ये सामने आया है, जहां 2 छात्रावासों में जमकर पथराव हुए, लाठी डंडे चले, तोड़फोड़ हुई। तो रात में छात्र गुटों में यह मारपीट और तोड़फोड़ देखने को मिली है। एलबीएस और ब्रजनाथ छात्रावास के छात्र गुटों में यह पथराव देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ब्रजनाथ छात्रावास में घुसकर अज्ञात छात्रों ने तोड़फोड़ की है। तो रात के अंधेरे में मुंह बांधकर ये उपद्रवी छात्र आए। अब खबर लखनऊ से है, जहां चारबाग रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक और भव्य बनाने का काम तेज है। चारबाग सेकेंड एंट्री के विस्तार के लिए खाली कराए जाएंगे रेलवे कॉलोनी। 4 कॉलोनियों पहले ही कराई जा चुकी हैं खाली। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के चारबाग रेलवे स्टेशन को किया जा रहा है तैयार। तो 500 करोड़ रुपए से इस स्टेशन को नया लुक दिया जाएगा। तो पार्किंग, पेयजल, टिकटिंग और स्केलेटर, लिफ्ट आदि के कराए जाएंगे कार्य। तो चारबाग रेलवे स्टेशन को किस तरह से आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसके विस्तार के लिए जो रेलवे कॉलोनियां हैं उनको खाली कराई जा रही है। तो पार्किंग हो, पेयजल हो, टिकटिंग हो, स्केलेटर हो, लिफ्ट हो आदि के कार्य लगातार जारी है। तो चारबाग रेलवे स्टेशन का अत्याधुनिक और भव्य बनाने का काम तेज हुआ। चारबाग सेकेंड एंट्री के विस्तार के लिए खाली कराए जाएंगे रेलवे कॉलोनी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा पुलिस और अंतर जनपदीय गिरोह में हुई मुठभेड़। एक चोर के पैर में लगी गोली, 4 गिरफ्तार, अन्य 4 फरार हो गए हैं। एसओजी टीम और थाना जैतपुर पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस के रोकने पर शातिर चोरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरोह के कोल्ड स्टोरेज में लगे ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर किया था चोरी। पकड़े गए शातिरों पर कई जिलों में दर्ज है मुकदमे। तो बड़ी कार्रवाई, जहां पर शातिर चोरों की गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस और शातिर चोरों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है। गिरोह ने कोल्ड स्टोरेज में लगे ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चुराई। तो पकड़े गए शातिरों पर कई जिलों में मुकदमे दर्ज है। काफी लंबे वक्त से वांछित था ये गिरोह। तो आगरा पुलिस और अंतर जनपदीय गिरोह में ये मुठभेड़ देखने को मिली है। हालांकि गिरोह के 4 अन्य साथी फरार हो गए हैं, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। एसओजी टीम और थाना जैतपुर पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। तो पुलिस के रोकने पर शातिर चोरों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर के पैर में गोली लगी। तो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए छात्रों पर कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे। अब खबर महोबा से है, जहां जिला अधिकारी ने किसानों की फसलों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम मनोज कुमार का फसल काटने का वीडियो वायरल हुआ है। डीएम को फसल काटते देख अन्य अधिकारियों ने भी फसल काटने में सहयोग किया। डीएम ने गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग के बताए फायदे। आपको बता दें कि कबरई विकास खंड के चिंतौली गांव पहुंचा था प्रशासनिक अमला और इस दौरान डीएम को फसल काटते हुए ये वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। तो डीएम ने गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग के फायदे भी बताए हैं। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये वीडियो जो सामने आया है, तो जिला अधिकारी ने किसानों की फसलों का निरीक्षण किया
महोबा की ये तस्वीर। निरीक्षण के दौरान डीएम मनोज कुमार का फसल काटने का वीडियो वायरल। तो डीएम को फसल काटते देख अन्य अधिकारियों ने भी फसल काटने में सहयोग किया। अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जन सुविधा केंद्र में हथियारों से लैस होकर घुसे 2 बदमाशों ने 30,000 रुपए की लूट की है। वहीं लूट करने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। तो हथियार के दम पर यह लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तो लूटपाट का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो हथियार के दम पर किस तरह से बदमाशों ने यह लूट को अंजाम दिया है, ग्रेटर नोएडा की यह तस्वीर है, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और खुलेआम किस तरह से हथियार के दम पर ये बदमाश लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। तो दुकान पे लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। तो हथियार के दम पर बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लगातार ग्रेटर नोएडा में आपराधिक मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस तमाम दावे कर रही है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, और दूसरी तरफ दिन दहाड़े किस तरह से बदमाश हथियारों के बल पर दुकान पर घुसते हैं और हथियार के दम पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। और ये पूरा वीडियो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आप देख सकते हैं 2 व्यक्ति किस तरह से हथियार लेकर इस दुकान पर घुसते हैं और देखिए लूटपाट की घटना, कैश लेते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं। हालांकि पुलिस अब इन दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। तो ग्रेटर नोएडा में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपराधों के हौसले लगातार बुलंद हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।